हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। पुनः स्वागत है आप सबका। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब वीडियो चैनल। हमेशा की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ तो छात्रों, आज हम लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का कुछ हिस्सा। पहले सेशन में पहले लेक्चर में इसका बहुत सारा हिस्सा हमने बतलाया था कि किस तरह शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, कैसे शीत युद्ध की जो आशंकाएं थी पूरे विश्व को किस तरह चिंतित करने का काम किया और भारत ने उस नाजुक मौके में कौन से स्टेप उठाए या कौन से अपना डिसीजन लिया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में जाना था। आज आइए उससे आगे हम लोग जानते हैं शीत युद्ध से आगे आर्थिक स्वतंत्रता, जो आर्थिक नव स्वतंत्र की स्थिति है गुटनिरपेक्षता की, उसके बारे में जानेंगे। और यह चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है। इसमें हमारा टॉपिक है आज का दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ना है। दूसरा है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय किस तरह कैसे हुआ, भारत और शीत युद्ध की शुरुआत है ना, भारत शीत युद्ध के दौर में कैसे क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण संधियों के भी बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण संधि है उस सब के बारे में भी जानेंगे। आइए चैप्टर आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दो ध्रुवीयता। जैसा कि हमने आपको पहले क्लास में बताया था, दो ध्रुवीयता का अर्थ ही होता है दो मतलब महत्वपूर्ण हिस्से जिस पर संपूर्ण वो आरोपित हो, है ना, प्रतिस्थापित हो। जैसे ये पृथ्वी भी दो ध्रुव में बटी हुई है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यही दोनों ध्रुव इस पृथ्वी का मतलब बहुत ही मुख्य जगह है। उसी तरह पूरे विश्व में दो जो ध्रुव है वो अमेरिका और रूस है। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाला देश है और रूस साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाला देश है। ये दोनों देशों के बीच जो शीत युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दोनों देशों ने जीत का सेहरा बांधा था और दोनों को खुशी हाथ लगी थी कि हमने जीत हासिल किया। और जीत की खुशी में वो इतना मगन हो गए, ये सारे देश कि मगन हो गए और वो दोनों देश अपने आप को बड़ी महाशक्ति साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। यहाँ तक कि रूस अमेरिका को नीचा दिखाने लगा और अमेरिका रूस को नीचा दिखाने लगा। और ये नीचे दिखाने की जो भावना थी एक दूसरे में इतनी कटु थी कि ऐसे बहुत सारे मौके आए जहाँ लगा कि तीसरा विश्व युद्ध का भी बिगुल बज सकता है। जैसे कि 1962 का क्यूबा का मिसाइल संकट हमने देखा, 1968 का बर्लिन की दीवार बनाई गई और फिर बहुत सारे ऐसे वक्त आए जिसमें लगा कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। ये विश्व के लिए अच्छा संकेत था, लेकिन अगर हो जाता तो यह द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होता और पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन जाता। इसके इसी चैप्टर में हम लोग को शीत युद्ध के बारे में अन्य सारी बातें पढ़नी है। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ से पहला है दो ध्रुवीयता को चुनौती। सबसे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बहुत सारे देश अपना अपना गुट बनाने लगे। कुछ देशों ने रूस का साथ ले लिया, कुछ देशों ने अमेरिका का साथ लेना अच्छा समझा और इस तरह पूरा एक समझिएगा प्रत्यक्ष रूप से देखने को यह मिल रहा था कि फिर दुनिया दो गुटों में बंटती जा रही है और ये दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी विचार भी रखते हैं। हो सकता है ये कभी फिर तीसरा विश्व युद्ध कर दे या कोई छोटी सी कारण हो, दोनों गुट एक दूसरे के विपरीत विचार रखने की इस स्थिति में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध की स्थिति बना दे। तो ऐसे में सारी दुनिया को बहुत चिंता थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने भी ये प्रश्न था कि कैसे हम इन स्थिति से पार पाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी छवि बनाए एक अच्छे देश की। सत्य हिंसा का बीज बोने वाला जो भारत देश है, ये पूरे विश्व में सत्य हिंसा का पाठ पढ़ाए। तो ये भारत
हब से किसी भी देश के ग्रुप में जाकर शामिल हो जाना उचित नहीं समझा। हालांकि पाकिस्तान का जैसे ही गठन हुआ तो वो अमेरिका के साथ चला जाना ज़्यादा बेटर समझा। भारत थोड़े देरों के लिए लगता था कि रूस के खेमे में जाएगा, लेकिन भारत ने बहुत ही सोची समझी रणनीति बनाई और उसने एक ऐसी व्यवस्था के तहत काम किया जो भारत को एक नया मुकाम हासिल हुआ क्या, 1956 में ही यूगोस्लाविया के जो थे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ मार्शल टीटो और ब्रॉन्ज टीटो, है ना, मिस्र के कमाल कर्नल नासिर हुसैन, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों को दोस्ती थी, तीनों की एक बहुत ही प्रगाढ़ दोस्ती थी। तो इन तीनों आपस में मिले और 1956 की बात है जब 1956 में इन्होंने अपना एक अनौपचारिक रूप से बैठक किया जिसमें यह तय किया कि पूरे विश्व को दो जो महाशक्ति है रूस और अमेरिका, इससे दुनिया को एक नया ऑप्शन देना है। नया विकल्प देने के लिए इन देशों ने एक तीसरी अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने पर जोर दिया और गुटनिरपेक्षता का वहीं से बीजारोपण हुआ। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ, जब यूगोस्लाविया के बहुत बड़े शहर बेलग्रेड में इसका स्थापना हुआ, जिसमें ये 3 देश तो थे ही, इसके अलावा और भी 2 देश, घाना के वाने क्रोमा घाना देश, उसके बाद में और भी इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्नो, इन दोनों ने, इन तीनों नेताओं की बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया, पुरजोर समर्थन दिया और इस तरह गुटनिरपेक्षता की शुरुआत, एक औपचारिक शुरुआत 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन से हुई। तो 5 देशों ने इसमें महती भूमिका निभाई। सबसे पहला भारत का नाम आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र का नाम आता है, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर हुसैन, है ना, अब्दुल कमाल नासिर ऐसे करके नाम है। यूगोस्लाविया के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनका जोसेफ मार्शल टीटो नाम था। घाना के नक्रोमा थे, है ना। उसके बाद में इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्नो थे। तो ये 5 देशों ने मिलकर 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्षता की नींव डाली। और यह गुटनिरपेक्षता की नींव इसलिए नहीं थी कि हाँ हमें अमेरिका और रूस दोनों का विरोध करना है, नहीं, हमने एक ऐसा रणनीति बनाया कि हमें ना तो अमेरिका का दुश्मनी मोल लेना है, न रूस का दुश्मनी मोल लेना है, हमें एक के ज़्यादा करीब भी जाना है नहीं है और एक के ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। ऐसी बीच की रणनीति हमने अपनाई कि कल होकर के अगर एक बड़ी महाशक्ति हमारा विरोध करे तो हम दूसरी महाशक्ति के करीब जाने का ऑप्शन रख सके। दूसरी बात कि गुटनिरपेक्षता की शुरुआत इसलिए भी हुई क्योंकि अगर दुनिया 2 गुटों में ही बढ़ती चली जाए, 2 गुट ही आपस में एक वैचारिक मतभेद के तौर पर एक गुटबंदी कर ले, तो तीसरा विश्व युद्ध अवश्यंभावी होगा, कभी भी हो सकता है। तो तीसरी विश्व युद्ध को रोकने के लिए और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए तीसरी महाशक्ति का होना बहुत आवश्यक था कि 2 महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता स्थापित कर सके, किसी भी विवाद को तुल न पकड़ाए बल्कि मध्यस्थता करके उसे हल कर सके। इसके लिए भी गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता थी। बहुत लोगों ने गुटनिरपेक्षता का विरोध भी किया कि गुटनिरपेक्षता एक सिद्धांत विहीन व्यवस्था है, यह न ही पूंजीवाद का समर्थन देती है न ही साम्यवाद का, तीसरी कोई व्यवस्था होती भी नहीं है। तो हम ये बता दें कि गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन व्यवस्था नहीं है, यह एक ऐसे सिद्धांत है जो दोनों के बीच का मार्ग है। यह पूंजीवाद के भी कुछ इनपुट लेती है, साम्यवाद के भी कुछ इनपुट लेती है और दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यही 2 ध्रुवीय विश्व को चुनौती देने का काम गुटनिरपेक्षता ने किया। यह 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन के बाद संभव हुआ और इस बेलग्रेड सम्मेलन में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1961 में पहला बेलग्रेड का सम्मेलन हुआ था, 1961 में पहला फर्स्ट बेलग्रेड में, है ना, बेलग्रेड में जो पहला बेलग्रेड में 1961 में सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देश शामिल थे।
25 देश कौन से देश शामिल थे? एशिया अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश भी थे। बहुत सारे जो ब्रिटेन सरीखे बहुत सारे साम्राज्यवादी देशों से आज़ादी पाए हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। तो ये सारे देशों ने मिल करके अपना एक अलग सिद्धांत तैयार किया, एक अलग ग्रुप तैयार किया जिसे गुटनिरपेक्षता कहते हैं। यह कतई पलायनवाद की राजनीति नहीं है, यह पृथकतावाद की भी राजनीति नहीं है। यह गुटनिरपेक्षता है कि गुट 1 और गुट 2 दोनों से एक निश्चित अपेक्षित दूरी और नज़दीकी रखी जाए, यह है गुटनिरपेक्षता। और तो ये जब 1961 में सम्मेलन हुआ तो 25 देश शामिल थे। हालांकि 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, लेकिन इस सम्मेलन में 25 देश आए हुए थे। तो शुरुआत ही, इसका आगाज़ ही इतना अच्छा था, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह विश्व की उभरती मांग थी। उसके बाद में 2016 में वेनेजुएला में इसका 17वां सम्मेलन हुआ। 17वां सम्मेलन वेनेजुएला नामक जगह पर हुआ, शहर में, देश में हुआ 2016 में। तो इसमें कितने देश आए हुए थे जानकर आपको हैरानी होगी, 120 देश आए थे। अब आप बताइए, और 17 देश इसके पर्यवेक्षक देश बन गए। तो समझिए फर्स्ट बेलग्रेड सम्मेलन में 1961 में 25 देश थे, 5 लोगों से शुरुआत हुआ था, 5 देशों से। और 2016 में, आज से थोड़े दिन पहले, 120 देश इसमें शामिल हो गए। और ये 2020 है, 2020 का हम आपको डाटा बताते हैं। लगभग इसमें 90% देश, दुनिया के 90% देश जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं और गुटनिरपेक्षता को मानते हैं। अब बताइए, ये क्या छोटा माने व्यवस्था है? ये क्या कोई कम महत्वपूर्ण विषय है कि इतने देशों को समर्थन इसे मिला? क्या ये सिद्धांत विहीन व्यवस्था है? कतई नहीं। यह एक महत्वपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद से भी ज़्यादा लोकप्रिय और महत्वपूर्ण व्यवस्था है गुटनिरपेक्षता। और इस चीज़ को भली भांति हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदर्शी नेत्रों से पहले ही देख लिया था, और इसने भारत में ऐसी व्यवस्था लागू की जो भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान देने का काम किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये 2 ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता के बारे में हमने पढ़ा। अब आइए 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। 9 का मतलब नया, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, आर्थिक का मतलब इकोनॉमिकल तो जान रहे हैं, व्यवस्था का मतलब सिस्टम। यानी इस गुटनिरपेक्षता की स्थापना के बाद दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। जैसे हमने देखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई गुटनिरपेक्षता के बाद। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों का क्रेज कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, क्रेज कम हुआ। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्रेज इतना बढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान, एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था मानने वाले देशों का सोच केवल इतना नहीं था कि हाँ, अमेरिका से हमें दूरी बढ़ा लेनी है, चाहे रूस से हमें ज़्यादा नज़दीकी भी नहीं बढ़ानी है, इतना भर इनका सोच नहीं था। इनका सोच था, मिश्रित अर्थव्यवस्था गुटनिरपेक्षी देशों का एक सामूहिक सोच ये थी, व्यवस्था ये थी कि हमें यदि विकास करना है तो हमें किसी बड़े देश का आड़ लेना होगा। अगर हम पूंजीवाद में जाते हैं तो अमेरिका का सहयोग लेना होगा, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाते हैं तो रूस की आड़ लेना होगा। मतलब रूस की छत्र छाया या अमेरिका की छत्र छाया हमें मिलेगी। तो जब छत्र छाया मिलेगी तो उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ेगी, चाहे वो जिस प्रकार की कीमत हो। तो इससे हमें बचने के लिए, हमारा शोषण न हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी के चंगुल में न फंसे, ऐसे करने के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसा स्वतंत्र सोचना होगा जो हमारे छवि को आगे ले जा सके। तो इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गुटनिरपेक्षी देशों का एक सामूहिक सोच था कि सभी देशों का आर्थिक विकास कैसे हो, आर्थिक संपन्नता कैसे बढ़े, समृद्धि कैसे बढ़े, पूंजीवाद और साम्यवाद की जो महत्वपूर्ण जो घेरा है उससे हम बाहर आकर के भी एक नई आर्थिक व्यवस्था के रूप में कैसे उदय हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा मिला। और जब एक देश अकेला रहे तो शायद इसका कोई प्रभाव नहीं हो पाता, लेकिन जब इतने सारे देश एक साथ आ गए तो निश्चित तौर से इस मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों का मनोबल बढ़ा और उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय अपने कायम किए। एक देश दुनिया के साथ, अलग अलग देशों के साथ अपने रिलेशन कायम किए।
उद्योग धंधा को बढ़ाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए। और यह परिवर्तन किसी देश के पकड़ में और जकड़ में रहकर नहीं किया गया, ना ही अमेरिका और रूस के छत्र छाया में रहकर किया गया, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से खुद से एकदम संप्रभु स्थिति में आकर के उसने ये व्यवस्था की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति निर्धारित करता है गुटनिरपेक्षता की। तो इस तरह 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने पूरे विश्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों की एक नई पहचान कायम की और दुनिया में पूंजीवाद और साम्यवाद की क्रीज को थोड़ा कम किया। तो 1961 के बाद यह जो सम्मेलन आगे बढ़ा और 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जब उदय हुआ, जब दुनिया के देशों को यह लगने लगा कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, गुटनिरपेक्षता नाम की भी इतनी महत्वपूर्ण कोई चीज़ है कि जो दुनिया में अपनी तीसरी शक्ति के रूप में कायम है, तब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक संस्था है UNCTAD जिसको कहते हैं, UNCTAD यूएनओ की एक एजेंसी है UNCTAD, है ना। तो ये UNCTAD ने 1972 में यह तय किया, 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ रूल बनाए, कुछ नियम बनाए, उसकी कुछ सिद्धांतों को दिया। जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वाले देश जो है कि यूरोप में भी अपना व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे, अपना सामान बेच सकेंगे। ये अल्प विकसित देश हैं, तो इनकी स्थिति सुधारने के लिए ये स्टेप उठाए जा सकते हैं। तो ये इनके फेवर में हुआ, इनके लाभ के लिए हुआ। उसके अलावा अल्प विकसित देशों को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच इनकी भी कैसे बढ़ी, इसके लिए भी उसमें रिपोर्ट प्रकाशित करके उन्हें सहयोग दिया गया। उसके अलावा पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जितनी भी प्रौद्योगिकी है उसकी लागत कम हो और इन देशों तक पहुँचे, क्योंकि 1972 तक इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी और ये एक मेजॉरिटी में रहने वाले देश थे, इसलिए इनकी पहुँच और धमक जो है कि दूर दूर तक UNCTAD ने ये सारे नियम दिए। अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भी भूमिका बढ़ाई गई। इस तरह देखा जाए तो 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विकास के फलस्वरूप दुनिया की जो आर्थिक शक्ति थी वो पूंजीवाद और साम्यवाद तक जो 2 स्तर तक सीमित थी, वहाँ उसके पैरेलल एक तीसरी महाशक्ति के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा और पूरे दुनिया को एक नया संदेश दिया कि भाई हम पृथक भी नहीं होंगे, पलायन भी नहीं होंगे और दोनों के बीच हमें किसी एक ग्रुप से हमें दोस्ती भी अधिक नहीं करनी है, नहीं दुश्मनी भी करनी है, बल्कि हमें दोनों के बीच क्या एक सोची समझी ऐसी रणनीति कायम करनी है जो हमारे विकास को आगे बढ़ा सकती है और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो सकता। तो इस तरह 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विकास करके दुनिया को एक महत्वपूर्ण हमने संदेश दिया। अब आइए भारत और शीत युद्ध के बारे में जानते हैं कि शीत युद्ध के उस दौर में जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो 1991 तक यह शीत युद्ध अपने चरम पर रहा। बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां लगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यह शीत युद्ध बहुत ही खतरनाक स्थितियों से भी गुजरा है। तो ऐसे में भारत किसका पक्ष लेता, अगर दोनों महाशक्तियों के बीच अगर विश्व युद्ध कभी हो भी जाता है तो भारत किसके बीच कैसा साथ देगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो शीत युद्ध के दौर में भारत का क्या स्ट्रेटेजी था, भारत का क्या सेटिंग था, ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है कि इसीलिए शुरू किया गया था कि शीत युद्ध के प्रभाव को कम किया जाए। शीत युद्ध की जो कठोरता थी या शीत युद्ध का जो भयावह परिणाम जो दिखता था, उस चीज़ से बचने के लिए पूरी दुनिया बिखर रही थी, पूरी दुनिया परेशान थी और उसी चीज़ को समेटने का काम भारतीय ने किया था, भारत के नेताओं ने किया था। तो भारत 3 जो देश थे इसके, यूगोस्लाविया, मिस्र, है ना, और भारत, ये 3 देशों ने मिलकर के इसकी शुरुआत 1956 में की थी, अनौपचारिक शुरुआत जो हमने पहले बताया। लेकिन जब 1961 में बेलग्रेड का पहला सम्मेलन हुआ तो उसमें घाना के में नक्रुमा और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो, इन्होंने पुरजोर समर्थन दिया। इस तरह 5 देशों ने इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन इसका समर्थन और सभी देशों ने भी दिया था। तो 25 देशों के समर्थन से मिलकर के गुटनिरपेक्षता की तो नींव डाल दी गई। गुटनिरपेक्षता की विकास ही हुआ था शीत युद्ध के प्रभाव की वजह से।
तो शीत युद्ध की शुरुआत तो बहुत ही दुखदाई थी, लेकिन इसका अंत खत्म हो गया किसी भी प्रकार से हो संभव। लेकिन इसके बीच जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ उभरी, उस चीज़ को हम लोग को इस चैप्टर में जानना है। जिन परिस्थितियों में एक सबसे महत्वपूर्ण गुटनिरपेक्षता है। तो भारत ने शीत युद्ध की स्थिति को दूर करने के लिए, शीत युद्ध के प्रभाव से पूरे विश्व को बचाने के लिए और दो महाशक्तियों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करके दोनों के बीच अपेक्षित दूरी बनाए रखने के लिए, नज़दीकी भी बनाए रखने के लिए, एक तरह से कहें तो भारत ने ऐसा काम किया। भारत ने गुटनिरपेक्षता का जो संदेश अपनाया और दुनिया में फैलाया, इसका मात्र यही विकल्प नहीं था, मात्र यही उद्देश्य नहीं था कि हाँ हमें अमेरिका से दूरी बढ़ा लेनी है। नहीं, हमारा यह एक गौण मुद्दा यह भी था कि गुटनिरपेक्षता का हम सिद्धांत जो अपना रहे हैं, यह सिद्धांत उन वक्त पर तब काम आएगा जब कोई एक महाशक्ति जब हमारे विरुद्ध यदि काम करती है तो दूसरी महाशक्ति के हम करीब जाने की एकदम पूरा विकल्प खुला हुआ है हमारे सामने। तो ये बहुत बड़ा एक रणनीति था और शीत युद्ध में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कायम करना भारत जैसे देश के लिए गौरव की बात है। और भारत ने शीत युद्ध के स्थिति से उबारने के लिए हर संभव प्रयास किया। कोरिया का युद्ध हो, कांगो का युद्ध हो, या बहुत सारे संकट ऐसे भी आए जहां भारत ने अपनी उपस्थिति ऐसी दर्ज कराई जो दोनों देशों के बीच के टकराव को कम किया, शीत युद्ध के प्रभाव से पूरी दुनिया को बचाने का काम किया। और भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए भारत ने शीत युद्ध के दौरान, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाई जाती है। तो इस तरह हमने जाना कि भारत और शीत युद्ध के बीच में कैसी स्थिति। अब आइए हम लोग जानते हैं, चैप्टर तो समाप्त हो गया लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी इस दौर में, शीत युद्ध के दौर में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो आइए उसकी हम चर्चा कर देते हैं। पहला जो संधि, कुछ महत्वपूर्ण संधियों में जो सबसे पहला संधि है वह सीमित परमाणु परीक्षण संधि है। इसका संधि जो है कि शॉर्टकट नेम इंग्लिश में LTBT है। LTBT का फुल फॉर्म होता है द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। L से लिमिटेड है, T से टेस्ट, B से बैन, T से ट्रीटी मतलब संधि। तो ये द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी एक संधि संगठन किया गया था। ये अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये जो बड़े महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश थे, इन लोगों का कहना था क्या कि परमाणु परीक्षणों पर अब हम बैन लगाएं, क्योंकि परमाणु परीक्षण अधिक अगर हो जाएगा सभी देशों के पास तो यह तीसरा विश्व युद्ध के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति लेगा। इसलिए अगर जो देश पहले से परमाणु संपन्न हो गए हैं ठीक है, लेकिन इसके बाद परमाणु परीक्षण न करे या परमाणु बम अपने न बनाए, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन देशों ने एक संगठन कायम किया। ये 5 अगस्त 1963 की बात है। 5 अगस्त 1963 को यह संधि संगठन हुआ, मॉस्को में हुआ था। रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिल करके सभी देशों पर बैन लगाया था और इसे 10 अक्टूबर 1963 से इसे प्रभावी कर दिया था कि कोई भी देश यदि परमाणु परीक्षण करता है, बम बनाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का बहुत सारा उसने अपना एक काम किया। हालांकि इस सीमित परमाणु परीक्षण को बाद में 1963 से लेकर 1995 तक इसको स्टैंड कर दिया गया और 1996 में इसी का नाम बदल के CTBT रख दिया गया, यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण संधि के तहत इसके उद्देश्यों को भी और व्यापक बनाया गया। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा जो संधि संगठन है वो है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में NPT कहते हैं। NPT का फुल फॉर्म हुआ नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी यह जो है कि 1 जनवरी 1900, इसमें बताया गया था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जो भी देश परमाणु परीक्षण कर लिया है वो ठीक है कर लिया है, लेकिन उसके बाद यदि कोई देश करता है तो उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की जाएगी और कोई भी देश परमाणु परीक्षण को बढ़ावा न दे, फैलाए नहीं, परमाणु संपन्न कोई भी ना हो। हालांकि यह बहुत ही
गलत चीज़ें हैं कि कुछ देशों का कहना था कि जो परमाणु परीक्षण कर लिए हैं, परमाणु संपन्न देश हो गए हैं, उनके ऊपर ये अंकुश नहीं लगाता है ये अपरमाणु अप्रसार संधि। लेकिन वे देश जो अभी परमाणु संपन्न नहीं हुए हैं, उन देशों पर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो भी बातें हों, भारत को भी जब इसमें घसीटा गया 1967 में, भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया कि किस परमाणु बम का परीक्षण नहीं करना है। तो भारत ने इसे शुरू से ही भेदभावपूर्ण बतलाया है परमाणु अप्रसार संधि को कि यह सही चीज़ नहीं है, इसलिए इस पर संधि करने से भारत कतराता रहा। 1968 के बाद जो है कि भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा और भारत ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी परमाणु परीक्षण कर लें। और 1974 में, मई 1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उसी समय भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो उसे छुपा करके किया गया था, दुनिया से बचा करके किया गया था, किसी तरह उसे गुप्त गौण करके किया गया था कि दुनिया को पता नहीं चले। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हम खुल करके सामने आकर के करते, एकदम गुप्त करके ना करते, तो दुनिया हमारे ऊपर जो है अमेरिका, रूस या बहुत सारे देश हमारे ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध, इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हम पर बहुत सारे केसेस कर सकते हैं, बहुत सारी हमारी स्थिति दयनीय हो सकती थी। इसलिए इसे गुप्त रखा गया। लेकिन जब परमाणु हमने परीक्षण कर लिया, हम भी परमाणु संपन्न हो गए, तो यह डर भी जाता रहा और दुनिया के देश अब करेंगे भी क्या, अब तो हम भाई संपन्न हो चुके। तो इस तरह परमाणु अप्रसार संधि जो के बारे में हमने जाना, यह 1 जनवरी 1967 के पहले जो बना लिया गया था, यह उसे मान्यता देता है। उसके बाद जो बनाया है वो इलीगल है, यह कहा गया। 1968 में संधि जो है कि हुआ था। तो यह भी एक संधि बहुत ही भेदभावपूर्ण है। दूसरा है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। ये 2 वार्ताएं हुई थी, 1 और 2 हमने दिया है। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता पहला और दूसरा हुआ था। यह जो है कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पूरा स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, यहाँ लिख देते हैं स्ट्रैटेजिक, है ना, आर्म्स लिमिटेशन साल्ट 1 और 2। इसमें पहला जो हुआ था, इसका अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन दोनों के बीच हुआ था। 31 जुलाई 1991 को हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि सामरिक संगठन जो भी है, जैसे परमाणु बम है या घातक हथियार हैं, उन सभी हथियारों को परिसीमन किया जाए, फिर से उसे कम किया जाए। जिन ताकतवर देशों के पास पहले से है ठीक है, लेकिन जो देश अभी तक शामिल हथियार ये नहीं बना पाए हैं, उन देशों को प्रतिबंध लगाए कि ये बनाए नहीं, क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह जो है कि 1970 में हुआ था। और उसके बाद में स्ट्रैटेजी 2 जो है, यही सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण 2 जो है, यह 1972 के नवंबर महीने में हुआ था। यह वार्ता का दूसरा चरण है। इसमें राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर थे, और सोवियत संघ के नेता कौन थे, लियोनिड ब्रेजनेव। ये 2 देशों ने मिलकर के 18 जून 1979 ईस्वी में सामरिक समझौता किया। और इस समझौते में भी यही अपग्रेड किया गया उनके उद्देश्यों को कि हथियार कोई नहीं बनाए, परिसमन किया जाए, उस पर तरह तरह के बैन, प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाए, है ना, ये सारी बातें शामिल हैं। अब आगे आइए हम लोग जानते हैं सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1 और 2 तो हो गया। अब सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1 और 2 के बारे में जानते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पहला सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि जो पहला है, यह 31 जुलाई 1991 को हुआ था। इसमें भी राष्ट्रपति जो जॉर्ज बुश थे सीनियर, जो जॉर्ज बुश है 2 है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश है वो जॉर्ज बुश, तो सीनियर जो है वो बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति सीनियर, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, ये दोनों ने मिलकर 31 जुलाई 1991 को ये परिसीमन कानून लागू किया। उसके बाद में इस पर हथियार के तहत भी यह दुनिया पर आरोपित किया कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाए और हथियार को तैयार नहीं करे, है ना। उसके बाद में जो दूसरा हुआ था, दूसरा संधि
संधि यह 3 जनवरी 1993 को हुआ था। यह भी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। इन दोनों ने यह करार किया कि कोई भी देश जो है हथियारों की डिलीवरी नहीं करेगा, हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा का विषय है। अगर हथियार हम आप में से कोई भी बनाते हैं तो इससे अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी और दुनिया के ऊपर असुरक्षा का वातावरण खड़ा होगा। तो ये सारी स्थिति को लेकर के ये बहुत सारे संधि संगठन भी तैयार किए गए। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म कब स्थापित किया गया, ये सारी चीज़ें इसको आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करके भी देखेंगे, पीछे भी करके पूछेंगे। इसमें जो फोटो में नहीं आ रहा होगा तो हम इसका जो है फ़ोटो खींच के भी व्हाट्सएप पर भेज देंगे, उससे आप लोग देख के उतार लेंगे। और वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को जरूर हमें बताएं। पहला चैप्टर तो हमने कंप्लीट आज किया, इसका कुछ हिस्सा हमने पिछले क्लास में बताया था, आज उसका हिस्सा हमने बताया। तो किस तरह कंप्लीट हो पाया, इसमें कोई कमी पेशी रह गई, क्या समझ में नहीं आया, इसके लिए आप जरूर हमसे संपर्क करें, पूछें। और 3 मई तक क्लास जो है कि अभी बंद भी रहेगा। 3 मई के बाद अगर स्थिति ठीक हुई, अगर सभी क्लासेस खुलने लगेंगे और सब लोगों का तो अपना भी क्लास खुल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, वीडियो देखें, ऑनलाइन पढ़ाई करें और किसी भी तरह का कोई परेशानी होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः आप सबों का स्वागत करते हुए